नेटो और रूस के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है कि नेटो ने अब लक्ष्मण रेखा खींच दी है और नेटो का दावा है कि अगर रूस ने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो वो भस्म हो जाएगा। बड़ी खबर रांची से भी है, जहां नोटों के आलम ने ही पूरे देश को अब चौंका दिया है और इतने नोट हैं कि मशीनों से गिनती भी जारी है। इन नोटों का क्या है चुनाव कनेक्शन और क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल से ये अकूत संपत्ति कमाई गई। तीसरी बड़ी खबर बहुत जरूरी, क्योंकि नकाल आपकी जान को आफत में डालने में जुट गए हैं और आपकी किचन में इस्तेमाल होने वाला मसाला किस तरीके से मिलावटी हो सकता है, इसकी एक एक डिटेल अब से थोड़ी देर बाद होगी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर लातविया में हाईवे पर प्लेन लैंडिंग की ये तस्वीर देखिए। 2 सीट वाले प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की ये तस्वीरें आई हैं सामने। पूरी तरीके से हाईवे पर लैंडिंग सुरक्षित रही। आपको बता दें, इंजन में खराबी आने के बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया था। हवा में उड़ते समय प्लेन के पायलट को अंदाजा हो गया था कि प्लेन में कुछ खराबी आ गई है और आसपास कोई भी एयरपोर्ट नहीं था। ऐसे में पायलट ने प्लेन को हाईवे पर लैंड करवाने का फैसला लिया और जिस वक्त ये लैंडिंग हुई उस वक्त हाईवे पर ट्रैफिक पूरी रफ्तार से चल रहा था। इसलिए ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए, क्योंकि प्लेन ने हाईवे के ठीक ऊपर उड़ान भरी। तब तक हाईवे पर सफर कर रहे लोग समझ चुके थे कि प्लेन में कुछ गड़बड़ जरूर है। लोगों ने भी अपनी गाड़ियों को किनारे करना शुरू किया और प्लेन किस तरीके से हाईवे पर सेफ लैंड हुआ उसी की तस्वीर आपके सामने। राहत की बात यह कि इस दौरान कोई भी हताहत नहीं हुआ। और स्पेसएक्स के रॉकेट फॉल्कन 9 ने उड़ान भरी है। बड़ी खबर आपको बता दें, फॉल्कन 9 अपने साथ स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले गया है। इसका वीडियो स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क ने जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें। एलॉन मस्क ने लिखा, फॉल्कन दुनिया में सबसे ताकतवर ऑपरेशनल रॉकेट है। फॉल्कन 9 की खासियत यह है कि ये रॉकेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट को पहुंचाकर वापस धरती पर आ जाता है। ब्राजील सदी की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है और साउथ ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सुल में सबसे ज्यादा तबाही मची है। 7 दिनों से लगातार राहत बचाव का काम तो जारी है, लेकिन लोग अपने घरों की छतों पर किस तरीके से शरण लिए हुए हैं वो तस्वीरें सामने आई। हेलीकॉप्टर से लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। अब तक 75 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही 103 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस आपदा में 88,000 लोग बेघर हो चुके हैं। दर्जनों नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सैकड़ों पुल, हाईवे, फ्लाईओवर सब तबाह हो चुके हैं। और ये देखिए तस्वीर की किस तरीके से लगातार बाढ़ की स्थिति के बाद अब एक बार फिर से ये भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर, जहां रूस और नेटो के बीच तनाव में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है और यह तनाव पूरी दुनिया को विध्वंस के मुहाने पर ला सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में जिस तरीके से पूरा यूरोप खंडर बन चुका था, ठीक वैसे ही स्थिति अभी भी तैयार हो रही है। पुतिन लगातार नेटो की घेरेबंदी में जुटे हैं और नेटो के खिलाफ रूस और बेलारूस से लगातार बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन अब नेटो ने बड़ा कदम उठाया है। साफ तौर से पुतिन को चेतावनी दी है कि नेटो की खींची लक्ष्मण रेखा लांघी तो रूस का सर्वनाश तय है। नेटो ने 2 रेड लाइन तय कर दी हैं और अगर ये रेड लाइन टूटी तो रूस से नेटो का टकराव युद्धक मोड़ पर आ सकता है। और इसी बड़ी खबर पर और इंफॉर्मेशन आपके सामने, जानिए कैसे रूस और नेटो के बीच चरम पर पहुंचा है तनाव। रूस से सीधी जंग की तैयारी में नेटो ने तैयार की है 2 रेड लाइन। रूस ने 2 शर्तों का उल्लंघन किया तो युद्ध तय है। नेटो जिन 2 रेड लाइन या शर्तों की कर रहा है बात, वो क्या है? सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए, और मैं चाहूंगी इंफॉर्मेशन वॉल पर मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मुझे ज्वाइन करें। मनीष, इस खबर को समझना जरूरी है क्योंकि यहां बात पहली रेड लाइन की हो रही है। बेलारूस ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में एंट्री ली है। दूसरी रेड लाइन पोलैंड, मोल्दोवा या बाल्टिक देशों के खिलाफ रूस ने उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई की है। नेटो की इस रेड लाइन को मैप के आधार पर भी आगे आपको जरूर समझाएंगे, लेकिन रेड लाइन टूटी तो होगा क्या?
नेटो ने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को रेड लाइन उल्लंघन पर रूस के खिलाफ हमले के लिए तैयार रखा है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसी आधार पर आगे चर्चा करेंगे। जानिए कैसे पोलैंड, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रोमानिया और स्लोवाकिया में अलर्ट मोड पर अब नेटो सेना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले फ्रांस ने रूस के खिलाफ जिस तरीके से रेड लाइन की थी, उसी को देखते हुए आगे ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शर्तों के आधार पर मानिए या हालात के आधार पर जिस तरीके से बड़ी चेतावनियां दी जा रही हैं, ओडेसा पर कब्जे के लिए रूसी सेना आगे बढ़ी तो फ्रांस अपने सैनिकों को भी भेजेगा। और रूस का मानना है कि सीधी जंग के लिए नेटो किसी अफसर की तलाश में है। लेकिन अब सीधे वही मैप आपके सामने रखती हूं, उस मैप के आधार पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी मैप के जरिए हम आपको समझाएंगे कि यूरोप में रूस और नेटो की स्थिति इस वक्त क्या है और सबसे ज्यादा तनाव किस इलाके में है। ये लोकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मनीष, इन्हीं लोकेशंस को जरा समझाइए, क्योंकि अब नेटो देशों को देखते हुए इस वक्त जो 2 रेड लाइन बना दी गई है, वो क्या चेतावनी और किस तरीके का संकेत है? बिल्कुल सुरभि, देखिए जिस रेड लाइन की यानी लक्ष्मण रेखा की हम लोग बात कर रहे हैं, दरअसल वो महातबाही से पहले की आखिरी चेतावनी है और उसमें 2 इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले नाटो ने तय किया है कि इस कंट्री यानी बेलारूस की, आपको याद होगा रूस यूक्रेन युद्ध में अगर रूस का किसी ने कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया तो वो बेलारूस ने दिया है। और बेलारूस ने अगर किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एंट्री मारी, चाहे वो यूक्रेन के संदर्भ में हो, चाहे वो पोलैंड के संदर्भ में हो या फिर इस इलाके में हो, कहीं भी अगर बेलारूस ने एंट्री मारी किसी भी तरीके से, और यह भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रूस की सेना, रूस के परमाणु हथियार, ये सब कुछ यहां पर मौजूद है। एक जमाने में वैगनर फोर्स भी यहां पर थी। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए अगर बेलारूस की एंट्री हुई तो फिर नाटो सीधे रूस से लड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि अगर रूस ने किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन या कुछ भी किया, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट कंट्री है, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रूस से डायरेक्टली इन बॉर्डर एरिया से होगा, जो है एस्टोनिया, जिसे आप बाल्टिक कंट्री कहते हैं। और लोग ये कहते हैं कि बाल्टिक कंट्री के खिलाफ अगर रूस ने कोई भी कार्रवाई की, और ये सब नाटो देश भी हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर नाटो की एंट्री होगी। ये दूसरी रेड लाइन है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए बाल्टिक सी में मैं खुद होकर आया हूं, यहां पर बाल्टिक सी फ्लीट जो रूस का है उसमें परमाणु बम से संपन्न जो है सबमरीन और सब कुछ मौजूद है। तो बाल्टिक सी फ्लीट अगर किसी भी तरह का दबाव देता है तो नाटो की एंट्री होगी। तो ये जितना आप कंट्री देख रहे हैं, ये तीनों कंट्री या फिर यहाँ पर पोलैंड के अलावा रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, इन सब में नाटो के सैनिक मौजूद हैं और 1,23,000 सैनिक ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा नाटो ने अपने तमाम सैनिकों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस की। सैनिकों की ये मौजूदगी, मनीष इधर आए मेरे पास, क्योंकि आगे इंफॉर्मेशन उसी आधार पर रखेंगे कि नेटो रूस में अगर टक्कर हुई तो किसका पलड़ा भारी रह सकता है। यहां इंफॉर्मेशन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए रूस वर्सेस नेटो, कौन किस पर भारी, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां देखिए जिस तरीके से नेटो के सैनिकों की संख्या मनीष यहां पर नजर आ रही है और रूस के सैनिकों की संख्या नजर आ रही है, ये बहुत बड़ा संकेत भी होते हैं और इसी लिहाज से ओवरऑल सिचुएशन को एनालाइज भी किया जाता है। जहां सैनिकों की संख्या देखिए 58,17,100 बताई जा रही है नेटो की, जबकि रूस के आंकड़े तो जिस लिहाज से आगे अपनी चेतावनी और अपना शक्ति प्रदर्शन रूस करता है, उसके आगे क्या नेटो की ये तैयारी भी पूरी नजर आती है? देखिए नाटो का मतलब जब हम कहते हैं तो अमेरिका प्लस 30 कंट्री, यानी 30-31 कंट्री मिलके इतनी बड़ी तादाद में उनके पास सेना है। वहीं दूसरी तरफ रूस चूंकि होम ग्राउंड पर मौजूद है और बीते 2 साल से न केवल वो यूक्रेन से लड़ रहा है बल्कि नाटो से इनडायरेक्टली लड़ तो रहा ही है। अब बात यह है कि नाटो से डायरेक्ट कब लड़ाई होगी, जब नाटो के सैनिक पहुंचेंगे। नाटो के सैनिक जिस वक्त, चाहे वो यूक्रेन के जरिए आए, पोलैंड के जरिए आए, जब आमने सामने की लड़ाई होगी। अहम बात यह है कि दोनों पक्षों के पास हजारों की संख्या में परमाणु हथियार हैं और वो दुनिया को 1-2 बार नहीं सैकड़ों बार तबाह कर सकते हैं। दोनों में से जो भी पक्ष चाहे वो ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए उस लिहाज से हमने ये इंफॉर्मेशन दी है, जहां एक्टिव सैनिकों की संख्या भी बता रहे हैं, पैरामिलिट्री यूनिट की संख्या भी यहां पर हम बता रहे हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट ये कि किस तरीके से कुल एयरक्राफ्ट्स को लेकर भी भले ही ये आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के हालात में ये किस तरीके की स्थिति बनती जा रही है उसको लेकर खबर बड़ी है। मनीष, मैं जल्द आपके पास लौटती हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर है, यूरोप में तोड़फोड़ की साजिश में रूस जुट गया है और यूरोप की खुफिया एजेंसीज ने अलर्ट किया है, अगले कुछ दिनों में रूस साजिश को अंजाम दे सकता है। आपको बता दें फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से जो खबर आ रही है उसी के आधार पर आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि यूरोप के खिलाफ पुतिन का क्या ये कोई जासूसी प्लान है और इस प्लान के तहत क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में रूस अब साजिश को अंजाम दे सकता है। वो साजिश क्या है,
यूरोप की खुफिया एजेंसीज ने इसको लेकर अलर्ट किया है कि कैसे यूरोप में तोड़फोड़ की साजिश में जुटा है रूस। अब रूसी एजेंट यूरोप में गुप्त बमबारी करवा सकते हैं। यूरोप के देशों में बुनियादी ढांचे पर हमला भी संभव बताया जा रहा है। यहां तक कि आगजनी से यूरोप के देशों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जर्मनी में रूसी जासूसी नेटवर्क भी लगातार बढ़ रहा है, ये दावे किए जा रहे हैं। नेटो ने इस बारे में जर्मनी को अलर्ट भी किया है। इसी दावे के तहत यह जानना जरूरी है मनीष कि आखिर किस तरीके का यूरोप के खिलाफ यह प्लान है। देखिए, लोग कहते हैं कि यूरोप के हर गली मोहल्ले में केजीबी का एसेट्स हुआ करता था, उसके स्लीपर सेल्स होते थे और वो जब जैसा चाहता है। पिछले दिनों एक रूस का पायलट था जो भागकर स्पेन चला गया था, यूक्रेन में उसने हेलीकॉप्टर पहुंचा दी थी और वो मारा गया था रोड पर। ऐसे कई और दूसरे लोग जो एंटी रसिया एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं वो संदेहास्पद तरीके से मारे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नाटो का मानना यह है कि इस वक्त रूस और नाटो की सीधी जंग से पहले यूरोप के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करता रहेगा। वैसे रूस पर पहले से भी आरोप लगाते रहे कि पुतिन के लोग, पुतिन की एजेंसी, जिसे आप केजीबी कहते हैं, एफएसबी कहते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि यूरोप में अगर आज की तारीख में कुछ भी बड़ा होता है तो एक बार जरूर आप ये सोचिए कि कहीं इसमें क्रेमलिन का हाथ तो नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख करना चाहूंगी जहां यूक्रेन को लेकर अमेरिका और इजरायल में तनातनी बढ़ती जा रही है और इजरायल को दिए जाने वाले हथियार अब यूक्रेन भेजे। आपको बता दें अमेरिका के इस फैसले से इजरायल नाखुश है। तो यूक्रेन को लेकर अमेरिका और इजरायल में तनातनी, इसी बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे क्योंकि अमेरिका के यूक्रेन प्रेम से क्या इजरायल को मिर्ची लग रही है। अब आप जानिए कैसे राफा पर इजरायली एक्शन के विरोध में अमेरिकी हथियारों को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कैसे पिछले हफ्ते अमेरिका से इजरायल को हथियारों की बड़ी खेप भी जानी थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि एन मौके पर अमेरिका ने हथियारों को खेप को यूक्रेन डाइवर्ट कर दिया और अमेरिकन रक्षा मंत्रालय को यह भी आशंका है कि दबाव पड़ने पर यूक्रेन आत्मसमर्पण कर सकता है। अब हथियारों की कमी की वजह से यूक्रेन आत्मसमर्पण कर सकता है, यह एक बड़ा सवाल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि यूक्रेन का आत्मसमर्पण सीधे सीधे अमेरिका की भी क्या हार माना जाएगा मनीष? ये वाकई में बहुत ही दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है, इजरायल को ज़्यादा से ज़्यादा मदद चाहिए, वैसी स्थिति में पिछले हफ्ते का सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका से एक बड़ी हथियारों की खेप इजरायल को जानी थी, लेकिन उसे आदेश दिया गया कि नहीं, उसे आप यूक्रेन ले जाया जाए। इसको लेकर इजरायल और अमेरिका की सरकार के बीच में काफ़ी ठन गई है और इजरायल की तरफ से दबाव है कि जल्द से जल्द अमेरिका और ज़्यादा हथियार पहुँचाए। अब सबसे बड़ी बात है, इसके रीज़न क्या है? इसके पहला रीज़न तो यही बताया जा रहा है कि इजरायल से नाखुश है अमेरिका। इजरायल को लगातार ये कह रहा है कि आप राफा में एक्शन ना लें, मिडिल ईस्ट के में हालात को संभालने में आप हमारी मदद करें, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए हथियार नहीं देना चाहता। लेकिन जो दूसरी और वजह है, जो लगातार हम कह रहे हैं, रूस वर्सेस नाटो कभी भी हो सकता है। यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहिए और आप देखिए एक के बाद एक, चाहे लॉन्ग रेंज मिसाइल हो, दूसरी और तमाम तरह की हथियार हो, वो सब यूक्रेन पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल, लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे और मनीष आप मेरे साथ बने रहें क्योंकि अमेरिकी ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले खुलासे को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां सर्वे में लोगों ने कहा है अमेरिका में गृह युद्ध हो सकता है। 2029 तक गृह युद्ध की आशंका को लेकर खबर बड़ी है। अमेरिकी संस्था रास्मुसन रिपोर्ट्स की तरफ से ओपिनियन पोल में किए जा रहे दावे के आधार पर ही आगे इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अमेरिका में गृह युद्ध हो सकता है। हालांकि इसके मायने क्या हैं, क्योंकि पूरे अमेरिका में दंगा फसाद और आगजनी को लेकर इसमें दावे किए जा रहे हैं। श्वेत के बीच टकराव, शरणार्थियों के खिलाफ मोर्चा, हिंसा के जरिए सरकार को चुनौती और जिस तरीके से ये ओपिनियन पोल किया गया है उसी आधार पर ये इनपुट और ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, ये जानते हुए कि किस तरीके से अब हालात को देखते हुए ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका का गन कल्चर गृह युद्ध के लिए मुफीद है और 160 साल पहले भी अमेरिका गृह युद्ध झेल चुका है। 1861 से 1865 तक अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी, तब 3,65,000 लोग मारे गए थे, 5 लाख लोग उस वक्त घायल हुए थे। लेकिन अब ये रिपोर्ट क्या दावे कर रही है मनीष, और ये रिपोर्ट किस तरीके से अमेरिका के हालात को बयां कर रही है? देखिए, इस रिपोर्ट को बताने से पहले मैं आपको कह दूं कि जब ट्रंप और बाइडेन के बीच चुनाव हो रहा था और चुनाव के नतीजे आए थे, तब TV9 ने पूरी दुनिया में सबसे पहले यह बताया था कि अमेरिका में दंगे हो सकते हैं और आपने देखा कि जब बाइडेन ने गद्दी संभाली तो कैसा दंगा हुआ। लेकिन वो तो ट्रेलर था, असली लड़ाई अब होनी है। और असली लड़ाई क्या है कि अमेरिकी लोगों का ही मानना है, 40% से ज्यादा अमेरिकी लोगों का मानना है कि अगले 5 साल के अंदर
अमेरिका में गृह युद्ध हो सकता है, सिविल वॉर हो सकता है। कई सारे स्टेट्स खुद को अमेरिका से अलग करने का ऐलान कर सकते हैं और श्वेत और अश्वेत के बीच में भयानक लड़ाई होगी, दंगा फसाद होगा, मारकाट होगा, बहुत सारे लोगों की मौत होगी। और हम क्यों कह रहे हैं कि ऐसा होगा? क्योंकि अमेरिका के लोग ये कह रहे हैं कि दूसरा सिविल वॉर हो सकता है। यानी सॉरी टू बटन, क्योंकि हम फैक्ट्स के आधार पर ये बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो गृह युद्ध को देखते हुए खबर आई है, सर्वे में आखिर है क्या, ये इंफॉर्मेशन भी पहले देना जरूरी है और उसी आधार पर आपसे बात भी करूंगी, क्योंकि अमेरिकी क्या मानते हैं, इसी बात का आप जिक्र कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन बता दें, जहां 41% अमेरिकी मानते हैं कि अगले 5 साल में अमेरिका में गृह युद्ध हो सकता है। इसमें 37% आपको बता दें अमेरिकी मानते हैं कि इस साल अगर ट्रंप चुनाव हारे तो गृह युद्ध होगा। सर्वे जिस आधार पर किया गया है उस बारे में तो मनीष बता रहे थे, लेकिन सर्वे में जो रिपोर्ट्स और आंकड़े हैं वो इंफॉर्मेशन इस वक्त मैं आपको दे रही हूं, जहां 25% अमेरिकियों का यह मानना है कि ट्रंप के शासनकाल में गृह युद्ध होगा। अब 54% रिपब्लिकन वोटर का कहना है कि 2029 तक हर हाल में अमेरिका में सिविल वॉर होगी। अब 2029 तक हर हाल में सिविल वॉर होना, मनीष ये मतलब क्या है? यानी आने वाले साल में 2024 में अगर ये स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं तो किस और अमेरिका बढ़ रहा है आगे? 2029 में हर हाल में गृह युद्ध की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए जो बात ओपिनियन पोल में कहा गया है, अगर आप इसको अमेरिकी समाज पर देखें भी तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका उसी दिशा में बढ़ रहा है, जैसा आपने सही कहा। देखिए किसी भी देश में सिविल वॉर कब होता है? जब सोसाइटी 2 भाग में बंट चुकी होती है, जब सोसाइटी के 2 हिस्से को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होता है। यही उस समय भी हुआ था जब अमेरिका में उत्तर सिविल वॉर हुआ था, जब ओरिजिनल लोग और दासों के बीच में लगातार टकराट हो रही थी। आज की तारीख में क्या? आज की तारीख में अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, जो अपने को मूल कहते हैं, वैसे तो अमेरिका किसी के बाप दादा की नहीं है, हर कोई अमेरिका में बाहर से ही आया था, लेकिन जो पहले आ गया उनको लगता है कि हम मूल निवासी हैं। जो बाद में आ रहे हैं वो इमिग्रेंट हैं। और इस रूप में आज की तारीख में केवल इसी साल 1 साल के भीतर 2 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर से आए हैं। और वैसी स्थिति में आप सोचिए पूरा अमेरिका समाज उबल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जब ट्रंप और बाइडेन के बीच एक बार फिर भिड़ंत होगी नवंबर में, तो नवंबर के बाद से टिक टिक होना शुरू हो जाएगा कि ना जाने कब सिविल वॉर हो, कब दंगे फसाद और मारकाट शुरू हो जाएगी और फिर उस अमेरिका को अब खंड खंड में बिखरते देखेंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट यही है कि अमेरिकी क्या सोचते हैं और आज के इस हालात में ये रिपोर्ट्स जिस तरीके से उजागर हो रही हैं, अमेरिका और उसके हालात को देखते हुए ये बड़े सवाल जरूर खड़े करती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आज हमें ज्वाइन करने के लिए आपका।